सुपर फूड के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है कि सुपर फूड होना चाहिए, जो कि सब चीज का एक जवाब। वैसे सुपर फूड की बात कर रहा हूं, उसका आपको उसका नाम है घी। आज का टॉपिक रहेगा घी। तो चार्वाक ने क्या बोला, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा और घृतम पिबेत, यानी कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो। ठीक है, अगर हो सके तो ऋण लेके, लोन लेके भी घी पक्का पियो। मेरा जो टॉपिक है मैं उसे अपने तरीके से समझा रहा हूं कि ऋण लेके भी घी खरीदना चाहिए, ये पक्का करना चाहिए। यानी कि अपने बच्चों के लिए अगर कोई वसीयत रखना चाहता है ना, तो पक्का घी रखिए। चरक जी ने माना कि ये त्रिदोषहार है, सर्वदोष हरक, यानी कि पित्त, हमारी प्रकृति जो है वात पित्त कफ, तीनों दोषों को बैलेंस करने वाला। ऐसा खाली वर्ल्ड में एक ही लिक्विड ऐसा है, साइंटिफिकली बता रहा हूं, जो कि पित्त को भी कम करता है, वात को भी कम करता है, साथ साथ में गर्मी तो है ही, ठीक, ठंडा होके भी, लेकिन हमारे अग्नि को बढ़ा देता है। हमारी जठराग्नि है उसे बढ़ा देता है। तासीर कैसी है, ठंडी है, लेकिन अंदर क्या कर रहा है, अग्नि को ज्वलित कर रहा है। हवन में क्या करते हैं, आग बुझ रही है, दो जी स्वाहा, घी डाल देते हैं, एकदम से भड़का देती है आग। ऐसी हमारे पेट की अग्नि को भी भड़का देती है। उसके बाद धीरे धीरे आते हैं आयुर्वेद से, फिर आगे मॉडर्न साइंस में बहुत अच्छा चल रहा था, सब चीज सेट चल रहा था, कोई बीमारी इतनी नहीं हुआ करती थी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं हुआ करते थे किसी को। ठीक, मेटाबॉलिक में जैसे बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह ये हुआ नहीं करते थे। पीसीओडी वगैरह का केसेस भी बहुत कम आते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, पूरे मॉडर्न जमाने में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, यानी कि बिजनेस वाले ज़्यादा हो गए, अपने अपने बिजनेस खोलना चालू कर दिया। अब ध्यान दीजिए, 1901 में डच कंपनी ने एक ऐसी वनस्पति का जो तरल घी था उसको हाइड्रोजनाइज कर दिया। क्या हो गया, फैट की तरह हो गया, जैसे बिल्कुल घी है, सॉलिड फैट। उन्होंने फिर उसे बेचने के चक्कर में क्या बोल दिया, उसका जैसे एडवर्टाइजमेंट होता ही, आपको तो पता ही आजकल के कैसे करते हैं, कि ये घी बराबर इसमें पोषक तत्व है, लेकिन घी तो महंगा है, लेकिन है ये बहुत सस्ता, और सभी पोषक तत्व सभी रोगों के लिए बहुत उत्तम। वही चल के पूरे वर्ल्ड में चलता रहा। इंडिया में भी लगभग 1930 के लगभग आया होगा। 1930 में इसने डाडा नाम हुआ करता था इसका, डाडा 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 डाडा, उसके बाद ठीक है, डाडा, क्योंकि डच कंपनी के नाम पे डाडा पड़ा। लेकिन इंडियन जो इसका को क्या बोलते हैं उसे, हाँ, जो इसका दूसरी कंपनी इंडियन कंपनी के साथ वो किया इसने कोलैबोरेशन, उसने अपने नाम को भी तो डालना था ना 20 में, तो उसने अपने नाम को एक अक्षर 20 में डाल दिया, तो क्या हो गया, उस समय इस कंपनी का नाम था हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन बाद में उसका जब इंडिया वालों ने ले लिया तो नाम चेंज हो गया। अभी है वो कंपनी इंडिया में, नाम लेना ठीक नहीं। ठीक, ऐसे ही उसके बाद ये खाने लगे। पूरा लोग क्या एडवर्टाइज में चलता है, पहले रेडियो वगैरह में चलता था, अखबारों में चलता था कि बहुत उत्तम है, घी खाने से महंगा कौन देगा, सस्ते में घी के बराबर आ रहा है। आर्मी फौज में सारा जाता रहा, पेट भी फूलता रहा, फैटी लीवर वगैरह। धीरे धीरे अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी नया नया है, सब खाते जा रहे हैं। टाइम लगता है ना बीमार होने के लिए, एक दिन नहीं लगता। लगभग 1915 के लगभग एक कंट्री में, अमेरिका में, कपास की खेती बहुत होती थी, लेकिन क्या उसके बीज को ऐसे सोचते थे कि किसी काम का नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन का माइंड वेस्ट है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट था कि इसको कहाँ खपाए, उसको खपाने के चक्कर में और थोड़ा रोकड़ा पाने के चक्कर में उन्होंने उसको ऐसे फॉर्म में तैयार कर दिया कि उसका तेल निकाला, तेल का गंध निकाला, उसको हीट भी किया,
उसका कलर चेंज किया, जो कलर था उसको बिल्कुल सॉफ्ट करने के लिए, ठीक, और उसका नाम क्या दे दिया, क्रिस्को। क्रिस्को कंपनी का एक वनस्पति की उस समय बड़ा फेमस हुआ, P&G का, यानी कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल के नाम से उन्होंने क्रिस्को नाम का वनस्पति घी निकाला, यानी रिफाइंड ऑयल। वो कुछ नहीं था, उसका भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट हुआ कि ये हेल्थी है, इससे हार्ट के लिए भी अच्छा है, मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छा है, बीमारियों के लिए भी अच्छा है, ठीक, और बिल्कुल क्या पारदर्शी है। एक तरफ से देखोगे, दूसरी तरफ से आपकी उंगलियां साफ दिखेगी, ऐसी कुछ एडवर्टाइजिंग हो गई, ज्यादा एडवर्टाइजिंग हो गई। धीरे धीरे लोग खाने लगे। लगभग 1950 में अमेरिका में हार्ट रोग ज्यादा बढ़ने लगे, तो उन्होंने फिर क्या किया, अपनी कंपनी, क्योंकि देश का नाम बदनाम तो कोई नहीं करना चाहता, अपने देश का नाम बदनाम ना हो, तो सैचुरेटेड फैट को बदनाम करने के चक्कर में उन्होंने एडवर्टाइजिंग कर दी। तो आपको याद होगा कि कोकोनट वाटर भी उस समय 1950 के बाद कोकोनट वाटर, कोकोनट ऑयल धीरे धीरे लोगों ने बंद कर दिया। तो सैचुरेटेड फैट में किस में हुआ, घी में और कोकोनट ऑयल तरीकों में, इनमें ज्यादा होता है। उसी समय से इनका लोगों ने एडवर्टाइज भी कि इनके कारण हार्ट रोग वगैरह हो रहे हैं। धीरे धीरे लोगों ने घी करना कम कर दिया, क्यों, फैट है। उसके बाद धीरे धीरे करके डालडा भी खा रहे थे लोग। अभी आप देख लो 1970 के करीब आर्मी वाले या पुलिस वालों को देखिए, जो उस समय भर्ती हुए होंगे, उस समय उसमें रहे होंगे, पेट सबका ऐसे हुआ है, सबका पेट, हार्ट के रोगी सब, घर में जो भी अच्छे घरों में, अच्छे घरों में डालडा बिना हुआ करता था पहले। रिफाइंड आजकल क्या हो गया, उसके बाद रिफाइंड का जब माहौल चला तो सबके घर में रिफाइंड, अच्छे घरों में, बहुत पैसे वालों के घर में भी रिफाइंड, शुद्ध है, पारदर्शी है, दिख रहा है बिल्कुल, हाँ क्लियर है, ये लो सबसे अच्छा ये। तब से लेके हार्ट रोग, डायबिटीज के, लीवर के, बच्चों के, अभी आपको यकीन नहीं होगा, छोटी बच्चियों का पीरियड तो उम्र कितनी हुआ करती थी पहले, 10, 11, 12, 13 इसके बीच। अभी सोचो कि 5, 6 साल की बच्ची का पीरियड आना चाहिए, है ना। हम तो ऐसे हैं कि इंडिविजुअल सोचते हैं, अपने रोग के बारे में सोचते हैं। डॉक्टर को सबको देखना होता है कि भाई क्या चल रहा है, कहाँ, कोई कुछ प्रॉब्लम लेके आता है, कोई कुछ प्रॉब्लम लेके आता है। सोचो क्या चल रहा है मार्केट में। यूरोपियन कंट्रीज में देखो, यूरोपियन कंट्रीज में फीमेल्स मेल से ज्यादा शेविंग करने लगती है आजकल, ठीक। अभी ऐसी देखो कि ये ओवरियन सिस्ट कितने आ रहे हैं, लड़की छोटी है लेकिन उनके मूछे, दाढ़ी, सब चीज चल रहा है, बाल उड़ रहे हैं, मेंटल, हर घर में कोई ना कोई, बोल दो, पड़ोसी को पूछो भाई उसमें कौन है, अपने घर वालों किसी को भी एक को पूछो कि भाई इस घर में मेंटल कौन है, हाँ एक का नाम पक्का बता देंगे, मेंटल है। पड़ोसी को पूछो, हाँ वहाँ वो मेंटल है। गांव में पूछो कितने मेंटल है, इस गांव में तो मेंटलों की संख्या नहीं, ठीक। मेंटल किस टाइप का होगा वो अलग बात है, कोई ऐसा नहीं कि सारे पागल ही होंगे। मेंटल का मतलब है कि जिनका के माइंड सेट नहीं है, ठीक, ब्रेन फॉग वगैरह हो सकता है, ये सारे तभी बढ़ेंगे 1970 के लगभग। क्या हुआ, 1950 के बाद घी का योगदान धीरे धीरे कम हो, लोगों ने घी खाना छोड़ दिया। आज की स्थिति क्या है कि कई घरों में तो घी है ही नहीं, कई घर के बच्चों को घी के बारे में मालूम ही नहीं, छोड़ो ना, वो ऐसे रहता है, बेकार घी है। बड़े लोग उनको समझाते हैं, पढ़े लिखे लोग समझाते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए बेटा, लेकिन घी सुपर फूड जो कि हमारे पूर्वजों से लेके चला आ रहा है। इंडिया में पहले इतने लोग नहीं हुआ करते थे, जब से ये डालडा और रिफाइंड आया ना बीच में, इसके कारण जो घी और जो हमारे पैतृक या जो क्या बोलते हैं पारंपरिक तेल हुआ करते थे, ये बंद हुए, तब से ये रोग ज़्यादा चालू हुए। इस बात में किसी ने सोचा कि ये रोग पहले हुआ नहीं करते थे, अभी कैसे हो गए। हाइपोथायराइडिज्म इतना नहीं हुआ करते थे पहले, अभी उसके बाद कितने बढ़ गए। जिसको देखो
10 में से अगर मेरे पास पेशेंट हो गए 6 को तो हाइपोथायराइडिज्म हो गई, वो उसके बारे में नहीं सोचते कि ये तो छोड़ो सर, इसके बारे में नहीं है हमारा कंसर्न आपको मिलना, इसके बारे में है ही नहीं। अब किसके बारे में है? थोड़ा ब्यूटी हमारा सेट हो जाए। अरे भैया इसको तो देखो पहले, जो है उसको तो सेट करो। ब्यूटी तो कहाँ जा रही है आपकी? ब्यूटी तभी तो आएगी जो पहले है उसे तो निकालो बाहर। घी सुपर फूड पहले भी था और आज भी है। घी में अच्छे अच्छे वाइटामिन भी हैं, ए डी ई के, देखो विटामिन ए भी है, आपकी आंखों के लिए कितना अच्छा है। आपकी आंखों की रोशनी जा रही है, बच्चों की आजकल कितनी जा रही है, लॉन्ग स्क्रीनिंग टाइम है बच्चों का। जब देखो बच्चों का ही नहीं, सभी का, घर में जो भी लेटा होगा मोबाइल लेके पक्का बैठा ही होगा। सुबह देखो आंख दिखाई नहीं दे रही, वाइफ को बोलते तू ही है भाई, वाइफ बोलते आप ही है मेरे हस्बैंड है नहीं, ठीक है। कंडीशन कहाँ कहाँ चलेगी। डी है, विटामिन डी ज्वाइंट्स के लिए, आपका डाइजेशन के लिए कितना, बालों के लिए कितना, स्किन आपकी ड्राई हो रही, धूप में आपको बैठना नहीं है। विटामिन ई आपकी स्किन की ग्लोनेस के लिए कितना अच्छा है, आपका इम्यून सिस्टम के लिए कितना अच्छा है। विटामिन के आपका तो इम्यून सिस्टम का तो एक नंबर 1 का है विटामिन के, ठीक। ऐसे ये क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, और घी क्या है, फैट है ऑलरेडी, ठीक। और इसमें फैटी एसिड होते हैं, ठीक, जैसे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी है, दोनों ही हैं ये, जो कि आप लोग आजकल ओमेगा के चक्कर में दौड़ रहे हैं, दोनों ही इसमें है। और उसमें क्या है, मेन रोग आजकल जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के हैं, जो भी आप जिस रोग को लेके आप नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी की तरफ दौड़ रहे हैं ना, उसका सब कोई क्या बोलता है, ये चीज आपका चाहिए, ओमेगा डालो अपने डाइट में। आप क्या करते हो फिर, वो ये वाला तेल ठीक है, वो वाला तेल ठीक है, ये वाले सीख बढ़िया, वो वाला सीख, आप अकेला घी यूज करो ना, उसमें सब चीज है, फैट है, लेकिन ओमेगा 3 और ओमेगा 6 और इसमें इवन ओमेगा 9 भी है इसमें। तो बैलेंस क्या है, ओमेगा ऐसे नहीं कि रिफाइंड खराब है, लेकिन जो उसका प्रोसेस है ना, एक तो उसका गंद निकालना, उसका जितना बचा कुचा सब है, हेक्सेन को मिला के, सॉल्वेंट है ना, हेक्सेन को मिला के उसे ऐसे निकाल देना जैसे गन्ने का रस भी कम निकलता है ना, उसमें भी अगर पूरा निचोड़ना है तो वही हेक्सेन वही काम करता है, जो कि न्यूरोटॉक्सिन्स है, आपका ब्रेन के लिए ठीक नहीं। कितने रोग होते हैं उससे, इस रिफाइंड ऑयल से नहीं है, जो उसका प्रोसेस है ना, जैसे उसकी गंध हटाने के लिए उसमें केमिकल ऐड करेंगे, उसका कलर चेंज करने के लिए वो हटाएंगे, ठीक, ये सारे रोग है उसी के कारण है। तो रिफाइंड ठीक है, उसमें क्या है, ओमेगा 6 है, जो कि आपकी स्किन के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छा, इम्यून सिस्टम के लिए बढ़िया है, लेकिन जो उसका प्रोसेस डाल दिया, प्रोसेस में केमिकल डाल दिया, वो गलत हुआ है, ठीक। हाई प्रेशर के साथ, हाई टेम्परेचर के साथ, इसके साथ साथ उसमें क्या हो गया, ट्रांस फैट भी यूज होता है। तो वो क्या करते हैं सब मिलके, आपका हार्ट को ब्लॉक करने का, वो जो ब्लड जा रहा है आपके हार्ट में उसको ब्लॉक कर देगा। साथ साथ में टॉक वो है उसमें फ्री रेडिकल्स, ट्रांस फैट, जब ज़्यादा गर्म करेंगे तो ट्रांस फैट भी उसमें निकलेंगे, तो आपके लिए क्या होगा, कैंसर तक को देने के लिए वो हेल्पफुल है। इतना खतरनाक है, इससे भी ज़्यादा है, और भी ज़्यादा, लेकिन मेरा टॉपिक आज इस पे है, घी पे, तो मैं थोड़ा घी पे वापस आता हूँ। तो वो मेन रोग किसमें है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की लड़ाई है। एक्चुअली इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो होना चाहिए 1:1, मतलब बराबर मात्रा में होना चाहिए। चलो 1 ओमेगा 6 4 हो, ओमेगा 3 1 हो, इतना भी चलेगा, चलो इससे ज्यादा भी चलेगा, 8 तक चलेगा, लेकिन अभी कहां तक चलने लग गया है, जब से रिफाइंड यूज करना चालू कर दिया, उसका रेशियो 30:1, यानी कि ओमेगा 6 ज्यादा हो गया और ओमेगा 3 का कम हो गया। इसके कारण आपको फ्री रेडिकल्स, हार्ट पे फैट आपको दिख रहे होंगे, लिपिड प्रोफाइल आपकी बढ़ी हुई है, आप बोलते हैं मैं दौड़ तो रहा हूँ, जिम भी करता हूँ, सब चीज़ मेरे घर में तो अच्छा खाना बन रहा है, सब चीज़ सही है, लेकिन बढ़ कहाँ रहा है, एक उसका कारण ये भी है, ठीक। घी क्या है, घी में ओमेगा 3 भी है, ओमेगा 6 भी, ओमेगा 9 भी है, फ्री फैटी एसिड भी है, लेकिन पॉली भी है, और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी है, जो कि आपके सेल में, रिफाइंड क्या कर रहा है, आपके सेल में
आपके सेल में उसका जो सेल का मेम्ब्रेन है उससे इतना हार्ड बना दे रहा है कि जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए उसके अंदर, सेल के अंदर, क्योंकि पोषण आपका नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है? सेल का हो रहा है, जिससे कि आप बने हुए हो। ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर सुमित रावत का नरिशमेंट हो रहा है, डॉक्टर सुमित रावत की एक एक सेल का नरिशमेंट होना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है? रिफाइंड उस सेल के बाहर लेयर बना दे रहा है, जो कि उसके ऊपर अंदर ही ना जा पाए पोषण। तो क्या हो रहा है? इंसुलिन रेसिस्टेंस नाम आ गया। फिर वो थोड़ा थोड़ा शुगर बढ़ा, तो उसके बाद अगर एक रेंज आ गया 6.5 आपका HbA1c, 6.4 की जगह 5 आ गया, जिस दिन आ गया उस दिन आपको डॉक्टर बोल देगा यू आर डायबिटिक। दवाई खाओ ना खाओ ये आपकी मर्जी। सोचो, यहां तक डालडा खा रहे हैं आप, डालडा इतना हार्ड बना देता है आपके सेल्स के लेयर को, मेम्ब्रेन को सीमेंट जैसा बना देता है, आपके वेसल्स को इतना सीमेंट की तरह टाइट बना देता है। आपने डालडा में पानी मिलाया होगा ना, कभी कभी डालडा देखा है किसी ने? डालडा में पानी मिला के देखो, उसे थोड़ा ऐसे करके देखो। घी क्या है? घी है तो फैट, लेकिन बेनिफिशियल है। वो क्या करेगा? जब हमारी बॉडी के टेम्परेचर में आता है ना, जब आप हाथ में रखो घी को, रूम पे रखो, जमा रहेगा, हाथ में रखो, कुछ देर बाद वो अपने आप पिघलना चालू हो जाएगा। ये घी की पहचान में भी है ये, कि घी की पहचान कैसे करेंगे कि वो अच्छी है क्वालिटी का या बेकार क्वालिटी का। तो ये भी एक क्वालिटी है उसकी, कि हाथ में रखो कुछ देर, थोड़ा ऐसे कीजिए, अपने आप पिघलेगा। नहीं भी करोगे तो पिघल जाएगा। क्यों? कि टेम्परेचर के साथ मेंटेन हो रहा है उसका, तो सीधे पिघल जाएगा। तो घी सर्वोत्तम है। घी, अब मैं उसमें एज के अनुसार आपको हिस्ट्री, जैसे मैंने बताया कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वैसे मैं आपकी एज के अनुसार उसका बेनिफिट बताता हूँ। तो कहाँ से स्टार्ट करें? हमारा जन्म कहाँ से हुआ है? कौन सी एज से हुआ है? पेट में से। बहुत बढ़िया। तो पहले माँ के लिए बोलना बहुत जरूरी है ना। तो जो लोग फैमिली प्लानिंग बना रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को घी का सेवन बहुत जरूरी करना चाहिए, क्योंकि ये आपके यूट्रस का, आपका पूरे सिस्टम का, आपके सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, अंदर की ज्वलंत को ऊपर करता है। लेकिन इसके साथ बहुत अच्छा उपयोग क्या है इसका, जो कि अमूमन लोगों को इस बारे में पता नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो आजकल गूगल जेमिनी वगैरह, चैट जीपीटी देख के नेगेटिव वाले तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो रिसर्च हमारे ऋषियों ने किया उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। ये हमारे अगर जेनेटिकली कोई रोग है ना, यानी कि जो हमारे पूर्वजों से हमारे तरफ आ सकता है या हमसे मेरे बच्चों तक जाएगा, वो जेनेटिकल रोग को कम करने में घी का नंबर 1 का योगदान है। क्योंकि एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए तक को प्यूरिफाई करता है। एक तो ये हो गया। दूसरे क्या हो गया कि जब वो पेट में रहेगी तो उसको नरिश चाहिए ना। जब पेट में बच्चा रहेगा तो मम्मी को नरिशमेंट चाहिए। तो घी सुपर फूड है, उसमें सारे विटामिन हैं, मेन जो चाहिए बच्चा होने के टाइम। साथ में क्या चाहिए उसको? उस समय भूख तो लगती नहीं है, या स्टार्टिंग में उसका या तो क्या होगा, किसी का गर्भपात हो जाता है, और किसी का क्या होता है, इनफर्टिलिटी होती, कईयों को तो होता ही नहीं है। तो उसमें भी क्या करेगा, आपका यूट्रस और ओवरी के साथ साथ स्पर्म की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, ओवम की क्वांटिटी बढ़ाने में भी घी का नंबर 1 योगदान है। तो यानी कि अगर कोई इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई इश्यू है आपके परिवार में, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, और किसी का स्पर्म या ओवम की क्वांटिटी कम हो रही है, किसी को यूट्रस के इश्यू है, किसी के ओवरी का इश्यू है, उसमें भी अच्छा है। साथ साथ में अगर किसी को कैंसर भी है तो कैंसरस सेल को भी ये रिमूव करने में नंबर 1 का काम करता है। उसके साथ साथ अगर उनको कोई रोग है तो क्या क्या रोग हो सकते हैं वो बाद में बताते हैं, थोड़ा इसी में पहले चलते हैं। अब आपका कम से कम 3 महीने पहले घी का उपयोग करना बहुत जरूरी है। यानी कि जब भी आप फैमिली प्लानिंग बना रहे हैं तो घी का उपयोग करना जरूरी है। लेकिन नियम बाद में बताता हूँ मैं नियम क्या क्या है। अब बच्चा पेट में पनप गया, बच्चा पेट में ही है,
लेकिन उस समय अगर उसकी मम्मी को घी का उपयोग कराया जाए, ठीक है, कुछ स्पेशल घी भी होते हैं, ब्राह्मी घी, अलग अलग घी होते हैं उस टाइम के लिए, उन घियों का ये महाकल्याण, कल्याण फल घृत ऐसे कुछ नाम है जो कि उस समय अगर गर्भवती महिलाओं को, प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जाए तो उस समय उसके लिए तो बेनिफिट है ही, लेकिन जो उसके पेट में पल रहा बच्चा है उसके लिए भी उसका इसका ब्रेन फंक्शन और ब्रेन ग्रोथ के लिए भी नंबर 1 का काम करेगा। इवन अगर इमरजेंसी केस आ गया, बच्चे का हार्ट बीट गायब हो गई, इमरजेंसी केस है, मेडिकल इमरजेंसी है, अगर उस समय भी स्पेशल क्वांटिटी में मम्मी को घृत सेवन कराया जाए तो उस बच्चे को बचाने में मम्मी और बच्चे का जो जीवन है उस समय ताकत रहता है, फैमिली वालों को, वो भी उस हार्ट बीट को वापस ले जाता है। अब आते हैं बच्चा और थोड़ा बड़ा हो गया, पेट में ही है, पेट में बड़ा हो गया, 6-7 मंथ का चल रहा है उस बच्चे का एज पेट में, उस समय भी घी का उपयोग करते रहेंगे तो उसका उस समय जो अब सारे ऑर्गन तो तैयार हो रहे हैं, जो मेन ऑर्गन रह गए, ठीक, उन ऑर्गनों को वहीं से वो नरिशमेंट करने का, यानी कि बच्चा हुआ नहीं अभी, लेकिन उसका बौद्धिक ग्रोथ के लिए, उसका जो जेनेटिकली रोग है उनके मम्मी को, पापा को, वो उसको बंद करने के लिए उसको कंटिन्यूटी घी पिलाना बहुत जरूरी है। लेकिन उस समय अगर किसी लेडीज का बार बार गर्भपात हुआ हो, हिस्ट्री हुई हो कि गर्भपात हो रहा है, एबॉर्शन बार बार हुआ है, तो पहले 1-2 महीने घी का सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर किसी विशेष आयुर्वेदिक चार्य के अंतर्गत करवाना चाहिए, यानी कि जो भी मेडिसिन आपका डॉक्टर है उसके पास जाए, अगर करना है नहीं करना वो बताएगा, लेकिन अगर आप घर में ही हैं तो नहीं करना चाहिए, खासकर पहले 1-2-3 महीने, उसके बाद आप फिर चालू कर सकते हैं, उस समय ज्यादा खतरा रहता है। बच्चा जब बाहर आ गया तो पहले हमारे शास्त्रों में हुआ करता था कि बच्चे को घी के साथ पूर्णत्रासन विधि बोलते थे, जिसे उसे स्पेशल बनाया जाता था पहले, बिल्कुल कैसे बनाना है वो सारी विधियां रहती, उसको चटाया जाता था, जबकि अभी मॉडर्न साइंस क्या बोलता है, बिफोर 6 मंथ नो एनी डाइट एक्सेप्ट मदर मिल्क, लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले चटाया जाता था उसको, ले बेटा चाट, क्यों, तुझे तो बहुत आगे बढ़ना है, अगर बच्चों को अच्छा बच्चा पैदा करवाना है, अगर नस्ल सुधारने के लिए कितना अच्छा चीज है, अगर अपनी नस्ल सुधारनी है तो घी नंबर 1 चीज है। एक हो गया, बड़ा हो गया बच्चा, पढ़ाई के लिए आपको टाइम चाहिए, पढ़ाई के लिए अगर वो कमजोर है, उसका वाता पित्ता कफ, जब हम जन्म लेते हैं तो आपका ज्योतिषाचार्य जो रहता है वो पहले ही बता देता है कि आपका बेटा किस नेचर का है, आपका बच्चा पित्त का है, वाता का है, कफ का है, अगर वो कफ का है उसे कम घी पिलाना चाहिए स्टार्टिंग में, अगर पित्त का घी पक्का पिलाओ उसको, वाता का पक्का पिलाओ उसको घी, क्यों, उसको उस चीज की जरूरत है, क्योंकि घी है त्रिदोष हरण, यानी सर्वदोष हरण करता है, लेकिन पित्त और वाता को तो ऐसे जड़ से नाश करता है, तो क्या करेगा, बैलेंस बचपन से ही जो उसको आने वाले रोग हैं जो कि पहले से होने तक ये होंगे उससे कंट्रोल करेंगे, होंगे तो सही लेकिन उसके असर उसको होंगे नहीं। बच्चा बड़ा बड़ा हुआ, अब उसको क्या हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गए, कई रोग हो गए, तो क्या करता है, शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं नहीं तो टाइम ज्यादा होगा, घी 120 टाइप के रोगों के लिए बहुत अच्छा, ठीक है, वाता पित्ता कफ, वाता के 80 टाइप, 80 टाइप के बोले गए, ठीक है, पित्ता के 40 टाइप के रोग बोले गए, कफ के 20 टाइप के रोग बोले गए, कितने हो गए, 80 40 20 140 रोग तो यही हो गए, 140 जो मेन है, इन तीनों के कारण जो रोग होते हैं, अब इनके मिक्सर के कारण जो होंगे उन अलग होंगे, 140 रोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अब घी का सेवन कब नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो पहले सीजन के अनुसार आप, रोग सारे रोगों में ठीक है, लेकिन कब करना चाहिए, अगर ऋतुओं के टाइम पर जाए तो बरसात के टाइम पे हमारा पाचन बहुत डाउन रहता है,
एक तो उस समय कम करना चाहिए। एक बसंत ऋतु में यानी कि अप्रैल मई के बीचों बीच में उस समय हमारा कफ पिघलता रहता है। तो जब आप उस समय अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराते हैं तो उस समय आपके फैट्स बढ़े रहते हैं। तो आप बोलते मेरा तो सब चीज सही चल रहा है, ये बढ़ क्यों रहा है मेरा, मैं तो बिल्कुल ओके था। उस समय नेचर है ना, ये पिंडे तक ब्रह्मांड है, जहां ब्रह्मांड में सब चीज होता रहता है, उसके पित्त को कफ पिघलता रहता है, हमारे शरीर का भी कफ पिघलता रहता है। उसी समय आपने टेस्ट करा दिया वो बड़ा हुआ मिलेगा और आपको क्या हो जाएगा, मेंटल स्ट्रेस, यानी कि उसी के बारे में सोच 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 मेरा क्यों बढ़ा, मेरा क्यों बढ़ा, मेरा क्यों बढ़ा। अरे भैया थोड़ा शांत रहो, ऋतु जाएगी, आपका ये भी बैलेंस होगा। तो उस समय थोड़ा कम करना चाहिए। कब ज्यादा करना चाहिए? शिशिर ऋतु में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच बीच में। उस समय क्यों? उस समय हमारे शरीर में ना गर्मी ज्यादा रहती है, पित्त की मात्रा बहुत बड़ी रहती है। अक्टूबर नवंबर के टाइम पर देखना, उस समय आप लोग सोचते हो ठंडी आ रही है, लेकिन उस समय पित्त की मात्रा ज्यादा रहती है। उस समय जितना पियोगे आप उतना ही खपता रहेगा, उस समय आपको पूरा नरिशमेंट करेगा। कितना अच्छा है। उसके बाद अगर गर्मियों में थोड़ा सा बैलेंस करके पीना चाहिए, 1 चम्मच 1.5 चम्मच जितना चलना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया ऋतु। दिन के टाइम का अगर ज्योतिष के हिसाब से बोलूं मैं, तो दिन के टाइम पे शनिवार को थोड़ा नहीं पीना चाहिए। उस दिन तो फैटी चीज खानी ही नहीं चाहिए, शनिवार के दिन तो फैटी चीज नहीं लेना चाहिए। इसलिए जो अगर ये पूर्वी भारत की साइड के होंगे वो शनिवार के दिन खिचड़ी खाया करते हैं। ठीक है, शनिवार के दिन कि हमारे ग्रह टलेंगे, ऐसे उनका कहना है कि हमारा ग्रह जो खाएंगे उनके साथ बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारा जो पूर्व साइंस है, ज्योतिष जिसे बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग शनिवार के दिन शनि का दिन चलता है, तो उस दिन राहु भी चलता है। तो तेली चीज हमने गलत यूज कर दी, क्योंकि अभी तो कोई चीज बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि प्योर होगा। तो प्योर इम्प्योर जो रहता है घी, अगर हम उसका यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा राहु ज्यादा प्रकोपित हो जाता है और शनि भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए बोला जाता है शनिवार को नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिन हो गया। सुबह करना चाहिए। रात को कब क्यों करना चाहिए, सुबह क्यों करना चाहिए? अगर किसी को अपना वजन घटाना है, अपना पित्त कम करना है, तो सुबह सूर्यास्त के टाइम पे, सूर्यास्त से पहले अपना 1 चम्मच लिया गर्म पानी या गुनगुने पानी के साथ घी कटा पिया, लेकिन उसके आधे 1 घंटे तक ठंडा चीज नहीं। तो ठंडी चीज घी के साथ नहीं, देखो मैं साथ साथ में चल रहा हूँ, ठंडी चीज घी के साथ नहीं, घी के थोड़ी देर बाद भी नहीं। तो ठंडी चीज में क्या क्या आता है? ठंडा पानी, फ्रिज के आइटम, आइसक्रीम या फिर तरबूज, वाटरमेलन भी ठंडे में आता है। तो कहीं आप बोलोगे ठंडा तो नहीं है, थोड़ा ये ले लेते हैं। कई लोग उसमें मिला के आजकल न्यू आ रहे हैं ना, देयर आर मोर देन 2000 ऑफ डाइटिशियन और न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड और टुडे। तो सबकी अपनी अपनी रेसिपी और है। जो एक मैडम बैठी थी पीछे इंस्टा वाली, ये इंस्टा में है आपको, वो चली गई क्योंकि उनके काम की नहीं थी टॉपिक। ठीक है, इंस्टा में आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, ये चीज मिलाओ और ये चीज खाओ तो बहुत हमका असर हुआ। तो कहीं ऐसे मत देख लेना, ठीक है। साइंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, लेकिन साइंस के साथ अपना जो पारंपरिक है ना, वो साइंटिफिक है हमारा इंडियन का, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। जो मेरी दादी ने किया वो साइंटिफिक था। अभी जो मेरे बच्चे बोलेंगे कि मेरे पापा कर रहे हैं, वो साइंटिफिक नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने नेचर से थोड़ा डगमगा गए, हम नेचर के साथ नहीं घूम रहे। ठीक है, तो सुबह तो ऐसे खाने के साथ में, लेकिन घी को क्या करना चाहिए, घी को खाने के ऊपर डाल देना चाहिए, जैसे रोटी के ऊपर डालना चाहिए, है ना। लेकिन खाने के बाद में आप ठंडा पानी पी रहे हैं, उसके बाद एकदम से नहीं, या फिर ठंडा पानी उसके बाद पी रहे हैं, वो नहीं। ठीक, रात को कब पीना चाहिए? रात को पीना चाहिए जब आपको लगे मेरे को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है, पेन भी है साथ में, कॉन्स्टिपेशन भी ज़्यादा है, तो दूध में आप घी मिलाओ और पी जाओ। ठीक, कई लोग बोलते हैं दूध से मेरे को एलर्जी है, मेरे को ये वाला एलर्जी है, वो एलर्जी है, घी के लिए, और दूध के लिए डॉक्टर ने मना किया, घी दबा के खाइए, आपको घी में नहीं जा रहा होगा। लैक्टोज इंटॉलरेंस जिसको है वो घी में नहीं जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि घी में लैक्टोज नहीं रहेगा, तो घी खा सकता है, दबा के खा सकता है। ठीक, लेकिन किसको नहीं खाना है? रात का हो गया, किसको नहीं खाना है?
जिसको बुखार आया हो, फीवर आया हो और अभी 7 दिन तक आया हो, मतलब 7 दिन नहीं हुए घी को फीवर को, लेकिन उसको अचानक आ गया घी, वो ये क्या बोलते हैं फीवर आ गया, उस समय उसको घी नहीं खाना चाहिए। जिसका ESR CPR बहुत बढ़े हुए उस समय थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जब वो डाउन आ जाए फिर चालू कर सकता है इन लोगों को। या फिर ज्यादा आपको मोटापा ऐसा हो गया कि मोटापे के साथ आपको डायबिटीज भी हाई फाई है, ठीक, और शुगर भी हाई फाई है, उसके मतलब मोटापे के साथ साथ में आपको रोगों ने पूरा घेर दिया हो, तो घी संभल के खाना चाहिए। मोटापा हो, हल्का हो चलेगा, मोटापा हो चलेगा, लेकिन मोटापे के साथ सब चीज हाई 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 चल रहा है, उस समय भी कम करना है। बिल्कुल कमजोर हो दबा के खिलाओ उसको, बूढ़ा है दबा के खिलाओ उसको, ऐसा नहीं कि बूढ़ा हो आपका फैट बढ़ जाएगा, लेकिन उस समय थायराइड को खा सकता है। जो गायक है वो खा सकते हैं, गायक के लिए आपकी वॉइस को बिल्कुल ओके करेगा। जो गायक है, घी आपकी आवाज को तराशता है, तो कौन कौन से उसमें, जैसे मैं हूं अभी, क्योंकि मुझे बोलना ज्यादा पड़ता है, गायक होते हैं या फिर मंत्री लोग होते हैं, उनको भी बोलना ज्यादा पड़ता है, इन लोगों को घी का सेवन करना चाहिए। ठीक, घी का और क्या नहीं करना चाहिए, हाँ घी को किसके साथ नहीं करना, ये भी है ना क्वेश्चन कि किसके साथ नहीं खाएंगे। तो घी को शहद के साथ नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाना चाहिए अगर कब, पहले नहीं खाना चाहिए, कितना कि बैलेंस ना हो उसका बराबर, 1 चम्मच आपने घी मिलाया, 1 चम्मच शहद मिला दिया, उस घी को बिल्कुल नहीं, वो आपका विष है, पॉइजन है नंबर 1 का। ठीक, क्योंकि बराबर मिलके आपका अंदर आपके मेटाबॉलिज्म की धज्जियां उड़ा देगा। और हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं कि जो घी है ना, वो आपके शुक्र को और गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, यद पिंडे तद ब्रह्मांड, उसको भी साथ में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करता है, शहद है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, मंगल को रिप्रेजेंट करता है, मंगल को सब। ठीक है, तो क्या करते हैं, मंगल और जब शुक्र बराबर हो जाए, ये कोई भी देख सकता है, जिसकी कुंडली में मंगल और शुक्र का ग्रह का डिग्री बराबर होगा ना, वो अपने हस्बैंड वाइफ में देखना ऐसी चलती होगी जैसे कि कल तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे, रोग पैदा करता है। हमारे शास्त्रों ने पहले बोला है कि अगर शुक्र और मंगल बराबर डिग्री में होंगे, यानी कि अब खा भी हम बराबर डिग्री में रहे हैं और ग्रह भी बराबर डिग्री में है, तो हमें रक्त पित्त पैदा करेंगे, यानी कि हमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर तैयार करेंगे। तो हो सकता है कि कहीं आप घी तो अच्छा है और कहीं उसके साथ शहद तो नहीं ले रहे हैं, कि 1 गिलास पानी लेते हैं, वो इसमें एक ने बोला था शहद लेना चाहिए सुबह सुबह, और दूसरे में अगली बार निर्वाणा में गया और उसने बोला कि नहीं घी भी लेना चाहिए, और तो हर उसने भी सही बोला था, उसने भी सही बोला था, मिक्स करो, मिक्स करोगे तो क्या हो गया भाई, मैं तो अपनी जगह सही था, वो भी अपनी जगह सही था। उसने बोला फैट रिडक्शन के लिए, मैं बोला फैट रिडक्शन के लिए, उसने अपने, क्योंकि आजकल सभी ऐसे ना रिडक्शनिज्म आ गया ना, कि शॉर्ट फॉर्म में अपना फटाफट खत्म करो, रिडक्शनिज्म आ रहा है आजकल दुनिया में। पहले 2.5 घंटे की मूवी देखते थे, अभी 3 मिनट के बाद भी आधे मिनट का ही वो क्या बोलता है वो स्टेटस देख, पूरा ही नहीं देखते, बस शक्ल खराब है चेंज करो। ऐसी कौन खाएगा घी को लग, कौन शहद को लग, मिला वो दोनों के, तो क्या करता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर करता है। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर कई चीजें हो सकती हैं, आपकी पाइल्स हो सकती हैं, आपका डिस्चार्ज हो सकता है लेडीजों में, आपका मेल्स में भी डिस्चार्ज हो सकता है, पाइल्स, ये कई चीज, फिशर का नोज ब्लीडिंग कर सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग कर सकता है, कहीं भी ब्लीडिंग का डिसऑर्डर दे सकता है, ब्रेन में भी ब्लीडिंग करवा सकता है। ठीक, रक्त पित्त जो नाम है, स्किन में भी आपका हाइप्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, चकते पड़ जाते हैं एकदम से कुछ खाने के बाद, आप बोलते हैं क्या हुआ, मैं तो सब चीज सही था, ये मेरे को चकते पड़ जाते हैं, एकदम से फूला फूला हो जाता है, खुजली होने लग जाती है, हाइप्स बोलते हैं उसे, वो होने लग जाता है ना। हमारे शास्त्रों ने पहले ही बताया कि भैया मत करो, आपके ग्रह बैलेंस नहीं करना बराबर, दोनों ही दुश्मन है, हटाओ उनको, अलग अलग करो। तो कैसे करना है, अलग अलग मात्रा में आप ले सकते हो तो उत्तम है। इसीलिए पंचगव्य हम पंचामृत खाते हैं, उसमें शहद भी है, घी भी है, मक्खन भी है, दही भी है। इसीलिए जो मेंटल इश्यू वाले रोगी होते हैं उनको पंचगव्य घृत देने के लिए डॉक्टर बोलता रहता है कि घृत पियो, लेकिन उसमें थोड़ा और मिलाओ, डबल इफेक्ट पड़ेगा। मैं देता हूँ ना आपको, भैया यहाँ पे ट्रीटमेंट तो ले लो, एक्यूपंक्चर भी साथ में ले लो, थोड़ा असर पड़ेगा।
ऐसी मेंटल इश्यू के लिए ब्रेन को ग्रोथ करवाने के लिए, ब्रेन से रिलेटेड किसी को पीडी यानी कि पार्किंसन का हो, या बच्चा ADHD का हो, या बच्चा बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा होगा, मेंटली डिस्टर्ब होगा, उसके लिए कितना अच्छा है पंचगव्य घृत। जैसे फीमेल्स के लिए प्रेग्नेंट है उसके लिए फल कल्याण घृत, इसके लिए पंचगव्य घृत कितना उत्तम है। घी के लिए बोला गया है धी धृति स्मृति, तीनों पे काम करता है। धी धृति स्मृति, धी बुद्धि स्मृति इसमें आ गया, और ये जठराग्नि को ऊपर करने वाला, मेंटल बैलेंस के लिए धृति, मेंटल बैलेंस के लिए। ठीक, तो एक शहद हो गया, शहद के साथ बैलेंस नहीं करना चाहिए, शहद के साथ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए बराबर मात्रा में, मूली के साथ नहीं खाना चाहिए, मूली, ठीक है। मूली का पराठे खाते हैं, ऊपर से घी डाल देते हैं, फिर क्या होता है पेट में, उसी के साथ गैस चालू होने लग जाता है, आपको ब्लोटिंग होने लग जाता है मूली के साथ। एक आपको कांच से थाली में नहीं रखना चाहिए, घी को कांच से के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, ब्रासो, कांच से बर्तन में नहीं रखना चाहिए। 10 दिन से ऊपर होगा वो पॉइजन बन जाएगा, ठीक है। दही के साथ नहीं खाना चाहिए, घी को दही के साथ नहीं खाना चाहिए, लेकिन दही के पानी के साथ स्पेशल मेडिसिन बनती है उसकी, बहुत खतरनाक ब्रेन की, ठीक है। दही के पानी के साथ, लेकिन दही के साथ नहीं लेना चाहिए, है ना, कितना जटिल है बिल्कुल। तो कर्ड राइस में घी नहीं डालना, मात्रा जितना हमारा दिन भर का एनर्जी खत्म होती, ठीक है, जितनी हमारी एनर्जी चाहिए, यानी कि कितना चाहिए हमें पर डे, कितनी एनर्जी, कैलोरी वाले हैं कोई यहाँ, कैलोरी चेक करने वाला कोई नहीं है, लगभग 1800-2000, ठीक है। उसका जितना मतलब हमारा, यानी कि आप क्या करते हो आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि स्पोर्ट्स पर्सन है आप, हो सकता है कि आप बिल्कुल मेरी तरह बैठे दिन भर बैठे रहना है, ठीक है। तो जितना आपका कैलोरी है उसका 10% लगभग, तो 1-2 चम्मच, 2.5 चम्मच, 1 या 2 चम्मच के बराबर सबके लिए है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर आप हैवी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिर आपको वो देखा जाएगा कितनी कैलोरी आप यूज कर रहे हैं, उसका 10% तो खा ही लेना चाहिए। नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, रोग पे अलग है फिर, तो सर अगर रोगी है तो उसके लिए अलग। दाल में, खिचड़ी में या फुलके पे डाल के ले ले, दैट्स द बेस्ट वे ऑफ डूइंग। हाँ, वो मैंने बताया अभी कि कैसे लेना है, खाने के ऊपर ले सकते हैं आप, लेकिन ध्यान रहे खाने के बाद पानी नहीं, ठंडी चीजें नहीं, ये चीज। और दूध में डाल के ले लो रात में, सबसे बेस्ट। पूरे दिन में 2 चम्मच। हाँ, वो रोग पे, अगर आपको रोगी के, अगर नॉर्मल है 1 या 2 चम्मच, अगर आपको अकॉर्डिंग टू आपका फैट कम करना है, अगर आपको एसिडिटी कम करना है, तो उसमें सुबह तो 2 चम्मच पहले ले लेना, हम तो 10-10 चम्मच बढ़ा देते हैं। फैट कम करने के लिए गर्म पानी में होना चाहिए। हाँ, फैट कम करता है घी, लेकिन क्या है उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इवन उसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ठीक है, वो क्या करता है आपका HDL को बढ़ाने का काम। जो खराब है ना, क्या क्या बढ़ता है हमारा, LDL बढ़ता है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, ठीक है। LDL बढ़ता है आपका, ज्यादा जो बोल रहा हूँ और फैक्टर है जैसे स्ट्रेस है वगैरह वगैरह है और लाइफस्टाइल है, लेकिन आपका रिफाइंड ऑयल से बढ़ता है। ट्राइग्लिसराइड आपका किससे बढ़ेगा, मीठा खाने से। तो यहाँ पे तो घी का नाम नहीं है ना, घी से तो नहीं बढ़ रहा है, घी से आपका LDL रेशो पक्का बढ़ेगा, जिसे APO1 बोलते हैं ना, वो बढ़ेगा। सबसे उत्तम बोला गया है कपिला गाय का घी, यानी कि जिस गाय का कलर सुनहरा हो, लाल भी ना हो, पीला भी ना हो, बीच का हो, कपिला घी उसको बोलते हैं। वो उस गाय का, वो घास चढ़ने वाली गाय होनी चाहिए। सबसे पहले तो घास चढ़ने वाली घी का दूध, तो कपिला घी, उसका कलर कैसा हो, सुनहरा। वो क्या करता है, सूर्य की किरणों में जब जंगल का घास आती है तो उसमें क्या होगा, उसके जो सुनहरा कलर होता है, उसकी पिंगला, सूर्य की पिंगला, गौशाला में अगर आप
मांग ऑन डिमांड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके रोग से ना, इसके कारण कई रोग ठीक होते हैं। कई लोग ऐसे अपनी गाय के ऊपर, अपने दूध घी के ऊपर लिखते भी हैं कि कपिला का है मेरी, ये गिर गाय का है मेरी, और बोलो साहिवाल की है मेरी, काली गाय का है मेरी, सफेद गाय का है, लिखा रहता है स्पेसिफिक। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन है इसमें, बहुत लंबा है टॉपिक घी वाला। तो एक तो पिंगला हो गया, कौन सा बोला मैंने, कपिला गाय का घी। तो वो सर प्रैक्टिकल नहीं है, सुनिए सर है। आप इतनी बात बोल रहे हैं और सब झूठा मिलता है बाजार में, सब लेबल मिलता है। कहाँ सुनहरी गाय का घी सनसेट कहाँ मिलने वाला है? सर आपको पता होना चाहिए कि घी कौन कौन से टाइप का मिलता है। आपको खाली एक ही टाइप पे चना है तो मैं बोल देता हूँ एटो मिल्क लाओ। अब कहाँ से लाओगे आप एटो मिल्क? नहीं, आपको पैरालिसिस हो रहा है, आपको पैरालिसिस हुआ है, इसके साथ आप पे डॉक्टर ने बोला कि वो गाय का घी, आप बोलोगे मैंने तो कभी सुना ही नहीं है। मिलेगा ही नहीं। आपको कैंसर हुआ है, आप बोलोगे सर मिलेगा। आप अपने जो गौशाला वाले हैं उनसे पूछिए। मैंने एक टॉपिक लिया था मिलेट पे, कैसे लेना है। अपने मॉल के मैनेजर को बोलिए मेरे को मिलेट चाहिए। एक बार चाहिए, 2 बार चाहिए, 3 बार चाहिए, 4 बार चाहिए, चौथी बार पक्का लाएगा वो। तो सब प्रैक्टिकली है सर, हम करना नहीं चाहते, इसलिए घी से हम बाहर गए। क्यों गए हम बाहर? क्योंकि हमारे एडवर्टाइज ऐसे हो गए ना हमारे माइंड में, और ये चीज बढ़िया है, वो चीज बढ़िया है। आप और हम उसी एज में रह रहे हैं, तो आप में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। सेम बात है। हमारे यही मैं कह रहा हूँ, आज के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो पॉसिबल वो आप बता दीजिए हमें। सर प्रैक्टिकल आपको जो बता रहा हूँ ना मैं, अगर मांगोगे आपको हर चीज मिलेगा। इसलिए मैं सुपर फूड के ऊपर टॉपिक है मेरा आज, क्योंकि हम लोग मांगते नहीं है किसी से। हमें क्या चाहिए, इजीली जो मिल जाए, बगल में मिलना चाहिए, अपने घर के पास चाहिए हमें। कैसे मिलेगा जब आप, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। क्यों आए हम बीमार हो? इसलिए क्योंकि हम हो गए आलसी, हम ढूंढना ही नहीं चाहते। तो पहले बोला मैंने, इस पे कौन सी गाय, कपिला गाय। ठीक है, ये जब हमारा उसमें क्या करता है, ये जो सूर्य की पिंगला नाड़ी से स्वर्ण को निकालता है, और जो हम बोलते हैं ना आयुर्वेदा वाले स्वर्ण भस्म ऐड करते हैं कैंसर के रोगी के लिए, उसको स्वर्ण भस्म ऑलरेडी उसके सूक्ष्म कण सोने के उस घी में रहते हैं। सबसे उत्तम वही घी है। अगर उत्तम घी आपको चाहिए, उत्तम घी की बात कोई करता है तो सबसे पहले होगा वो कैंसर के रोगियों के लिए बढ़िया है। दूसरा आता है कि काली गाय का घी, काली गाय वो वात रोग का है। इतना रोगी हो गया कि उसे पार्किंसन का खतरनाक रोग होता है। पता नहीं किसी को पार्किंसन वाले देखे हैं किसी ने? ठीक, आर्थराइटिस वाले बिल्कुल ऐसे हैं कि डॉक्टर उसे स्टेरॉइड देते रहते हैं। उसको कौन सी गाय का घी देना चाहिए? घी तो सभी है ना घी, लेकिन कौन सी गाय का घी उसके लिए उत्तम रहेगा? काली गाय का घी नंबर 1 का। पित्त को भी कम करेगा, लेकिन वाता के लिए बिल्कुल अच्छा है। सबसे पित्त का, अगर किसी को एसिडिटी हो ही रही है, वो डॉक्टर के पास जा रहा है, एक जगह गया वो वहां ठीक नहीं हुआ, थोड़े दिन ठीक हुआ, फिर चालू हो गया। क्यों जा रहे हैं आप एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल? अच्छा है, सबसे बढ़िया अगर पित्त का है, श्वेत गाय का घी, क्योंकि वो पित्त कम करने के लिए श्वेत गाय का। लेकिन क्या है, उसको ज्यादा खाएंगे अगर कोई कफ वाला है, जिसको कि ये नाक से पानी निकलता हो, बार बार स्नीचिंग हो रहा हो, उसको सफेद गाय का घी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, ऐसी और क्या है, एक है जो कॉमन घी है वो भी गिर गाय का। ठीक है, गिर गाय का घी क्या है, वो आपके कफ के लिए भी बढ़िया है और वाता के लिए बढ़िया है। क्योंकि गिर गाय में चितकबरी टाइप की रहती है, गिर गाय है ना, चितकबरी नाम लिया, वो गिर गाय भी हो सकती है, कोई देसी गाय की भी हो सकती है। लेकिन ये तो खाली बिजनेस है, वो मैं आता हूँ उसमें। ठीक है, चितकबरी गाय का। एक होती है रेड गाय का। रेड गाय का घी को बोला गया है ये सर्वदोषहारी, यानी त्रिदोष है। तो लाल में तो कौन सी गाय आती है? साहिवाल गाय, थोड़ी लाल टाइप की, उसका गाय बढ़ जाओ, उस गाय का घी बढ़िया हो, उस सभी में उत्तम है। अब आता है कि कौन सा गाय का घी खाए, मार्केट में कौन सा आ रहा है और हमें कौन सा नहीं। सब ब्रांड बताइए ना, वो किसी कंपनी का मैं एडवर्टाइज थोड़ी कर सकता। कॉमन है अमूल घी जो आता है। हाँ ठीक है, तो A2 मिल्क और A1 मिल्क, अगर मैं इंडियन बेस में बोलूँ तो इंडियन बेस में बोलते हैं अगर देसी गाय का घी है तो A2 है। जो इंडियन नस्ल की गाय का घी है वो A2 है, और जो विदेशी गाय का घी है वो A1 है।
A2 घी में क्या होता है, A2 घी में ब्यूट्रिक एसिड मिला रहता है जो कि हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत उत्तम है। हमारे जो गट के सेल है ना, उसे ग्रोथ करता है। लीकी गट जिसको होता है उससे वो बिल्कुल ठीक करता है, हीलिंग प्रोसेस रहता है उसमें। गट का कैंसर होता है उसको भी ठीक करता है। तो A2 का घी जो होता है वो उत्तम करता है। A1 का क्या होता है, A1 का क्या होता है कि उसमें इंफ्लेमेशन बढ़ाने की जरूरत है। A2 का मिल्क अगर A1 और A2 में देखा जाए तो A2 का मिल्क ठीक होता है। कौन सा घी फिर बेटर? A2 बोला ना मैंने। लेकिन फिर और भी एक क्वेश्चन है कि घी तो खा रहे हैं हम, अब मैं गाय का घी खाऊं या भैंस का घी? तो डॉक्टर ने बोला कि घी। अभी वो सर ने बोला कि वो घी कौन सा, प्रैक्टिकली बताओ। तो प्रैक्टिकली में बहुत सारे आ जाते हैं कि घी है तो घी, उसमें भैंस में भी आ जाएगा A1 खाएं या A2। लेकिन अगर भैंस का देखा जाए तो भैंस का घी, जो भी लोग माइंड अपने काम में माइंड का यूज ज्यादा करता है, अब उसमें A1 और A2 की बात नहीं हो रही है, अभी गाय और भैंस की बात हो रही है। जो भी लोग अपना काम में माइंड का यूज कर रहे हैं, तो उसमें बच्चे भी आ सकते हैं पढ़ने वाले, कंसल्टेंट भी आ सकते हैं, वक्ता भी आ सकते हैं, वकील भी आ सकते हैं, मंत्री संतरी भी आ सकते हैं, जो भी अपना माइंड लगाते हैं अपने काम में। बिजनेसमैन हो सकते हैं, जॉब वाले हो सकते हैं, मैथमेटिशियन हो सकते हैं, जितने भी मोस्टली उनको गाय का घी खाना चाहिए। अब भैंस का घी क्यों खाना है? तो भैंस का घी जिसको कि फिजिकल एक्टिविटी जिनका कम है, वो सॉरी ज्यादा है, यानी कि रेसलर जो होते हैं उनको फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज्यादा करना होता है। स्पोर्ट्स पर्सन है और उनको वेट बढ़ाना है अपना, उनको एक और किसको, जिसको अपना मास बढ़ाना है, मसल मास बढ़ाना है, उनको भैंस का घी। लेकिन अगर फिर दवाई में भी एट प्रेजेंट जब दवाई चलानी है, तो अगर आपको अपना पित्त कम करना है, पित्त ज्यादा बढ़ गया, वो काम कम ही नहीं हो रहा है, अगर घी का भैंस का घी थोड़ा यूज कर लेते हैं आप, तो पित्त को भी सडनली कम करने में बहुत अच्छा है, क्योंकि ठंडा है। सर एक ओवरवेट पर्सन को कितना घी खाना चाहिए ताकि हेल्थ भी बढ़े और बॉडी वेट भी कम? 1 से 2 चम्मच, लेकिन 1 चम्मच से स्टार्ट करना चाहिए। कि सारा सब कुछ कैंसर युक्त है। मेरा घर का गाय का बिलोने का घी मिल रहा है, अच्छा। और 600 रुपए किलो में बेचता है। 600 रुपए किलो में घी हाँ। बन ही नहीं सकता वो। ये इनको क्वेश्चन था, वो अभी तो वैसे थोड़ा काउंट हुए उसमें बोले, मैं सोचे कि नाम भी नहीं। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि बाजार में कौन सा घी खाना विश्वास चाहिए? करना चाहो वही विश्वासघात कर। कौन सा घी खाना चाहिए? सबसे अच्छा है प्योर दूध लीजिए, प्योर दूध लीजिए। और जिस गाय का मैंने बोला कि अकॉर्डिंग अगर आप बीमारी के लिए यूज करना है तो कलर भी देख सकते हैं, और अगर नॉर्मली चाहिए तो कोई भी देसी गाय का हो, घर में उसे दही बनाने के बाद जो मक्खन होता है, मक्खन से जो घी बनता है उसको यूज कीजिए, क्योंकि उसमें अच्छी क्वालिटी है। जो ब्यूट्रिक एसिड बोला मैंने उसमें बनेगा, जो मैंने बोला के, विटामिन के, लेकिन के से ज्यादा K1 K2 में बनता है, वो ज्यादा इफेक्टिव है हमारे गट हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, स्किन के लिए। वो किस में मिलेगा? जब घी दूध से दही बनेगा। अभी क्या हो गया, कमाई चाहिए सबको, तो क्या करते हैं, दूध का दूध भी बिके और हमारा घी भी बिके, तो क्या करते हैं, मलाई करके फिर उसको चर्न करके उसकी मलाई से आराम से घी बना देते हैं। उसमें सभी चीजें हैं, उसमें विटामिन A, D, E के सारे हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी है, सैचुरेटेड फैटी एसिड भी है, लेकिन जो लेनोलेनिक एसिड है, अल्फा लेनोलेनिक एसिड, वो उसके 2 पार्ट होते हैं, DHA वो नहीं है, जो कि हमारे सेल को चाहिए जिसकी जरूरत, वो उसमें नहीं है सभी चीज, नाम भी सही है, विटामिन भी सब है, फैटी एसिड भी सारा बराबर है, के भी है, विटामिन के, लेकिन वो के मरे हुए के समान है, क्योंकि वो उतना यूज नहीं होगा, उसे K1 से K2 में बनना है। तो जो है घर का घी सर्वोत्तम है। लेकिन कौन सा वाला, घर में भी आप फिर वो बोले कि दूध का हम चाय पी लेंगे और मलाई से हम फिर घी बना देंगे, तो फिर तो आप क्यों बना रहे हो, फिर वहीं से ले लो ना। कैसे मैडम, आजकल ना मैंने क्या बोला, रिडक्शनिज्म में सब चले गए हैं। वो क्या बोल रहे हैं, जो एक्चुअल घी का रेट है कितना है आजकल आपके आसपास? नहीं, दूध का रेट कितना? अब लगभग 1 किलो घी के लिए कम से कम 20-30 किलो, 15-20 किलो चाहिए।
हिसाब लगाओ कितना पड़ेगा, उस पर मेहनत लगाओ, क्योंकि आप सब बिजनेसमैन हैं। तो वो बोले कि 500-600 रुपए किलो घी मिल रहा है। करेक्ट प्रोसेस व्हेन यू से अभी मैं वही तो बोल रहा हूँ मैडम, मक्खन घर में दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनाओ। घी के अलग अलग तरीके। घी नंबर 1 का, ठीक है, कोरियर सिस्टम का नंबर 1 है, ड्रग को डिलीवर करने का नंबर 1 केमिकल है, ठीक है, लिक्विड है। घी हमारे ब्रेन तक जाने में नंबर 1 है, क्योंकि उसमें वो ब्रेन में जाने वाला फैट जो है वो घी एकमात्र है, ठीक है। और उसमें जब अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज होता है किसी को, उसको दवाई वहां तक पहुंचानी है जो कि सेम मात्रा में जाए, क्योंकि बहुत सारी दवाई है उसका 5%, 2%, 1% ही ब्रेन में जाता है। जैसे आप पार्किंसन वाले को देखते हो, दवा उसकी दवाई 4 बार देते हैं दिन में कि भैया थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि उतनी मात्रा जाती नहीं है। तो अगर आपको ब्रेन का इश्यू है या किसी भी, तो घी क्या करता है, जैसे उसमें ब्राह्मी डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं, डालते हैं ना, ब्राह्मी घी, जैसे मैंने बोला पंचामृत घी, पंचगव्य घी, तो वो एक एक सेल तक पहुंचने में नंबर 1 है, ठीक है। तो एक तो हम उसे मिक्स करके देते हैं नस्य के रूप में। अगर नस्य के रूप में लेते हैं घी, तो क्या आता है, किसी का पहले तो सिंपल, अगर नोज का इश्यू है, रनिंग नोज, आंखों का इश्यू है, कान का इश्यू है, नस्य मतलब शास्त्रों में बोला गया, अगर आपका कॉलर बोन से ऊपर कोई भी डिजीज हो, ENT हो चाहे ब्रेन हो, नासा ही शिष्यों द्वारा अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो उसमें नस्य इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। और अगर वो ब्रेन का हो, नींद नहीं आ रही होगी आपको, ब्रेन का इश्यू है, आपको ब्रेन फॉग है, अभी ब्रेन फॉग के लिए आप ही बोल रहे थे, ब्रेन फॉग के लिए नंबर 1 है, क्योंकि ब्रेन डिटॉक्स में नंबर 1 का काम करता है, ठीक। और आंखों के लिए मैंने बताया। दूसरा है नेत्र तर्पण देते हैं घी में, ठीक है। नेत्र तर्पण में आंखों से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, उसके लिए नेत्र तर्पण अगर घी का देते हैं वो बेस्ट है। नींद नहीं आना, आंखों की ड्राइनेस, ड्राई आई सिंड्रोम आजकल दुनिया भर सभी कुछ चल रहा है, उसके लिए नंबर 1 का ट्रीटमेंट है। उसके बाद पाँव के तलुए पे लगाने का, रगड़ने का, किसी को अगर नींद नहीं आ रही हो, इंसोम्निया दुनिया भर का हो रहा है, तो उसके लिए नंबर 1 का ट्रीटमेंट है पाँव के तलुए का मसाज, ठीक है। नाभि पे लगाना, अगर आजकल थायराइड हो, जिसको हाइपोथायराइडिज्म हो या ड्राई स्किन सिंड्रोम हो, उनके होंठों को देखिए फटे रहते हैं, नंबर 1 का ट्रीटमेंट नाभि पे मलिए, वन मंथ में रिजल्ट पाइए। 1 मंथ में देखिए अपने कितने अच्छे। सिगरेट पीने वाली लेडी वो लिपस्टिक लगा देती है ऊपर से, होंठ काले हैं लेकिन वो गोरे करने हैं पता ना चले, क्योंकि आजकल हर कोई पता कर लेता है कि सिगरेट पी रही है मैडम जी। अगर किसी का ड्राई है, किसी के बिल्कुल ऐसे सूखे हैं, हर समय इन्फेक्शन हुआ रहता है, अगर चेहरा आपको ग्लो करना है, नंबर 1 का क्या है, नाभि पे लगाइए, नंबर 1 का ट्रीटमेंट, ठीक है। ऐसी गंडूसा, आप सुबह सुबह ऑयल पुलिंग करते हैं, कईयों को आपको खून निकलता है जबड़ों से, ठीक है, किसी को खून निकलता है, किसी के जबड़े खराब, किसी के दांत हिलते रहते हैं, किसी का जीभ सफेद, सुबह सुबह देखते हैं तो जीभ सफेद ही मिलती रहती है, किसी को ऐसे अल्सर हुआ करता है, चाहे ओरल अल्सर हो चाहे टंग का अल्सर हो, होता रहता है ना। अगर वो गंडूसा करते हैं तो उसमें हेल्प मिलता है। कितना अच्छा है ना ट्रीटमेंट, पूरे ओरल कैविटी की हेल्थ रखता है। गंदगी निकलती है सुबह, मैं बात कर रहा हूँ और बगल वाला बोल रहा है थोड़ा दूर से बात कर रहा है, यानी कि बदबू निकल रही मेरे मुंह से, क्या है वो ड्राई सिंड्रोम है ना, ड्राई कारण वहाँ बैक्टीरिया पनप गए, तो क्या करेगा, उसको घी नंबर 1 का हीलिंग वो करता है, नंबर 1 का ट्रीटमेंट। लोग घी का मसाज करते हैं, स्किन के लिए कितना अच्छा, पैसे वाले हैं, पैसे की कमी नहीं, वही बोल करके मैं वही बोला ना, आप पहली बात में ऐसा है 1950 में यही बोल के कि घी से रोग हो रहा है, इसीलिए ऐसा बोला गया, तभी लोग घी नहीं खा रहे। तो घी खाइए और अपने बच्चों के लिए घी हर समय रखिए। 1 साल का घी बलवर्धक है, स्निग्ध है, यानी ज्वाइंट के लिए तो बहुत अच्छा है। 10 साल का घी, 1 साल का घी को बोलते हैं 1 साल के घी को बोलते हैं पुराण घी, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका माइग्रेन भी ठीक होगा, उससे नशे कीजिए ना, मस्त आएगा। 10 साल का घी, वैसे ही 100 साल का घी, और वैसे ही 100 साल के घी को बोलते हैं कुंभ घी, ठीक है। और 10 साल के बोलते हैं पुराण घी, वो आपके जैसे एपिलेप्सी के लिए बहुत अच्छा है। 100 साल के वो आपके कैंसर के लिए बढ़िया है।
लेकिन जो 100 साल से ऊपर महाघृतम जिसे बोलते हैं, वो आपके ऑटोइम्यून से लेके कैंसर से लेके जो बड़ी बड़ी रोग हैं उनके लिए नंबर 1 है। इसीलिए पहले इतना नाम दिया गया, यानी कि उन्होंने रखा होगा ना, तभी तो नाम दिया है। ऐसे तुम लिख दिया कि भाई लिख दो, देखी जाएगी जो आगे वाले पीढ़ी। तो महाघृतम यानी कि अपने बच्चों के लिए घी रखो रखो रखो, 1 किलो रखो, 2 किलो रखो, 3 किलो। 10 साल के बाद उसमें डेट रखो आज की। 10 साल के बाद किसी को ऐसे रोग हो गया, भगवान ना चाहे, आपके पास दवाई है। 10 साल पुराने घी को अगर किसी को एकदम से पैरालिसिस हो गया, सबसे बढ़िया उसका ट्रीटमेंट है कि पुराने घी को, 10 साल पुराने घी को नाक में चलो तो उसकी 2-2 बूंद डाल दो। उसका एकदम से जो उसका साइड इफेक्ट है ना, जो लकवा जिसे बोलते हैं पैरालिसिस, वो नहीं होगा उसको। कितना अच्छा। तो हम शेल्फ लाइफ होती भी नहीं की। सेल्फ लाइफ नहीं है, इसलिए तो हमारा जो पारंपरिक ट्रीटमेंट है और सुपर फूड है, उसे सारे लोग, मैडम ऐसी है, ऐसी नहीं है कि घी को हम यज्ञ में भी यूज करें, और चीज का घी को डालते हैं हम, और तेल को डालते हैं हम, घी को डालते हैं। यानी कि हमारे एनवायरमेंट को भी, घी को जब हम हवन करते हैं ना, तो जो हमारे ऑपरेशन थिएटर में जो गैस यूज किया जाता है या ट्रीटमेंट सेक्शन में यूज करते हैं, वो ऐड करता हो, वो घी प्रोड्यूस करता है उस गैस को, फॉर्मल्डिहाइड वगैरह जिसमें, और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का काम वो घी करता है। घी हवन जो करते हैं, उसके आसपास के बैक्टीरिया, गंदे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। कितना अच्छा है वो घी। थैंक यू, आपने इतनी देर सुना। Thank you कुछ so क्वेश्चन much. रह गया? Thank you. It was very informative.